dynasty, the state. She's in charge of all. इस बार जो ये कांड हुआ, इस वजह से बहुत से ईरानियंस ने वेस्ट पर ट्रस्ट करना ही छोड़ दिया। मतलब उनको लगता था कि अब ये हमारे दुश्मन ही है। अब इस वजह से जो अगला रेवोल्यूशन जो आया, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया ईरान की हिस्ट्री में, वो शुरू हुआ। व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रोइंग ऑपोजिशन। इस टाइम पे 1963 टू 1978 बहुत ही गोल्डन एरा भी माना जाता है और बहुत ही डार्क फेज भी है ईरानियन हिस्ट्री का। अब देखेंगे 1960s में शाह ने ईरान को रैपिडली मॉडर्नाइज करना शुरू किया। अब देखिए, अगर MI6 और CIA की हेल्प से कोई आदमी अगर पावरफुल बन रहा है तो नेचुरल सी बात है कि उसका इंक्लिनेशन रहेगा उस चीज पे, उसका इंक्लिनेशन रहेगा उन लोगों की तरफ जिन्होंने उसको ये एब्सोल्यूट पावर दी है। तो ये चीजें देखते हुए जो मोहम्मद रजा शाह पहलवी थे, जो सेकेंड पहलवी डायनेस्टी रूलर थे, उन्होंने दिमाग लगाया कि अगर वर्ल्ड में compete करना है और आगे जाना है, चीजें मॉडर्नाइज करना जरूरी है, कुछ लीनियंसी जरूरी है। तो उन्होंने मॉडर्नाइज करना शुरू किया ईरान को। इस रिफॉर्म प्रोग्राम को कहा गया व्हाइट रेवोल्यूशन। नाउ व्हाइट रेवोल्यूशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये मतलब दो इट साउंड्स वेरी रेसिस्ट, बट इट वाज एक्चुअली इंटेंडेड दैट वे कि ये वेस्टर्न कल्चर को अडॉप्ट करके हमको उस तरह का बनाया जा रहा है, तो हमें व्हाइट्स की तरह बनाया जा रहा है करके, तो इसको व्हाइट रेवोल्यूशन कहा गया। इसमें इंक्लूडेड था लैंड रिफॉर्म, वुमेन्स वोटिंग राइट, एजुकेशनल एक्सपेंशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। सरफेस पर ये बहुत ही प्रोग्रेसिव लग रहा था, बहुत ही ज्यादा ये रिफॉर्म, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स थी। क्योंकि लोअर लेवल पर, अब देखिए, अगर आज की डेट में मैं ये कह दूं कि हर आदमी को स्मार्टफोन कंपलसरी हो जाएगा, इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं, लोग कुछ ऐसे भी हैं जिनको मतलब नॉर्मल कीपैड फोन चलाने में दिक्कत आएगी, तो वो स्मार्टफोन तक पहुंचना उनके लिए इज अ बिग लीप। इट हैज टू बी प्रोग्रेसिव इन नेचर, थोड़ा थोड़ा करके उनको इंट्रोड्यूस कराया जाए, कुछ क्लासेस चलाई जाए, तब वो पहुंच सकता है। लेकिन ये जो मॉडर्नाइजेशन चीजें जो इन्होंने प्लान की थी मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने, तो इसके साथ दिक्कत यही थी, हर लेवल पे एक जैसा एक ही वक्त नहीं हो सकता था, और उसको ये जो गैप है इसको ब्रिज करने के लिए इन्होंने कोई दूसरा सिस्टम नहीं बनाया था। अब लैंड रिफॉर्म से रूरल सोसाइटी पूरी डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, अब किसके पास कितनी जमीन थी, क्या था, कैसी बांटी जाएगी। इंडिया में भी एक ऐसा लैंड रिफॉर्म सिस्टम किया गया था आजादी के बाद, उसको कहते हैं सीलिंग एक्ट। उस वजह से बहुत दिक्कतें आई हैं इंडिया में। आपको अगर इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज कमेंट्स में लिख दीजिए, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा। ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आई थी। देन रैपिड मॉडर्नाइजेशन से इनइक्वालिटी बढ़ गई, किसी के पास पैसा बहुत आ गया, किसी के पास बहुत ही कम हो गया। जो लोग ठीक कर रहे थे पहले जिंदगी में, जो खुश थे, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया मर्चेंट्स ने, बिजनेसमैन ने, और फॉरेन जो भी इन्वेस्टर्स थे, लोग थे जो वहां पे ईरान में आके कुछ इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस कर रहे थे। और शाह का सीक्रेट पुलिस फोर्स सवाक, जिसको सवाक कहा जाता है, तो उसने ऑपोजिशन को ब्रूटली सप्रेस करना शुरू कर दिया ना। सवाक का कंपैरिजन आप बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा, पर जैसे नाजीज ने शुरू में SS जो उनका था, गुस्तापो जिनको कहते थे, उनको यूज करते थे नाजी लीडरशिप टू ऑप्रेस द लीडरशिप ऑफ द ऑपोजिशन, या जो भी उनके खिलाफ बोले उनको हटाने के लिए। तो इसी तरह का सवाक करके जो पुलिस फोर्स इन्होंने बनाई थी रजा शाह पहलवी, मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने, सेकंड रूलर, तो वो इस तरह से काम करती थी। इस पीरियड में एक रिलीजियस लीडर शाह के खिलाफ आउटस्पोकन क्रिटिक बन गया। नाउ ये मतलब मैं सोचता हूं कि आप जानते होंगे, नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है, बहुत लोग जानते हैं इसको, पर मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। ये है रुहुल्लाह खोमेनी। इनके बारे में मैंने एक अलग वीडियो बनाई है, वो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। रुहुल्लाह खोमेनी कौन थे? 1964 में खोमेनी को एक्साइल कर दिया गया, लेकिन एक्साइल से ही उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ गया। अब देखिए, एक्साइल से अगर आप कंट्री के अंदर रह के राजा के खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर कंट्री के बाहर रह के आप राजा के बारे में बातें, आपको कौन पूछेगा? मास मीडिया का दौर आ चुका था, ईरान मॉडर्नाइज हो चुका था, तो हर घर में रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, हर चीज की सुविधा थी।
तो अगर रेडियो पे आप रात को 8 बजे से 9 बजे के बीच में कोई ब्रॉडकास्ट कर दें या दिन में 24 घंटे में कभी भी कर दें, ठीक है, तो बहुत लोगों तक पहुंच जाना था वो, और वही हुआ। इनका इन्फ्लुएंस खोमेनी का बाहर जाके और बढ़ गया। कैसेट्स रिकॉर्डिंग, स्पीचेस ईरान में सीक्रेटली सर्कुलेट होने लगे और एक साइलेंट रेवोल्यूशन धीरे धीरे करके ईरान में ग्रो होना शुरू हो चुका था। इस्लामिक रेवोल्यूशन, जो अगला रेवोल्यूशन है, उस चैप्टर की शुरुआत इसी से हुई, 1978 और 79। ये साल बहुत जगह जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सालों के आसपास ही अफगानिस्तान में सोवियत अफगान वॉर भी शुरू हुई थी, जो 10 साल रही। ठीक है, बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें थी, मैं उन पे नहीं जाऊंगा। ईरान के चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं। तो 1978 तक शाह का रेजीम डीपली अनपॉपुलर हो चुका था। जाहिर सी बात है, आपको रीजंस बता चुका हूं मैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पॉलिटिकल रिप्रेशंस और कल्चरल टेंशन सोसाइटी में एक्सप्लोड होने लगे थे। हर तरफ से लोगों को ऐसा लग रहा था कि यार मैं सांस लूं तब भी दिक्कत, मैं पानी पीऊं तब भी दिक्कत, मैं नहाऊं तब भी दिक्कत, मैं खाऊं तब भी दिक्कत, मैं पूजा पाठ करूं, नमाज पढ़ूं तब भी दिक्कत, मैं करूं क्या? हर जगह से इस वजह से टेंशन्स बढ़ने लगी थी। प्रोटेस्ट ग्रेजुअली नेशन वाइड मूवमेंट्स बन गए। अब ईरान को अगर आप ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि ईरान सिर्फ एक एथनिसिटी के लोग नहीं है, ठीक है, सिर्फ पर्शियंस या ईरानियन नहीं है। एक एरिया में कुर्द्स भी हैं, कुछ एरिया में आपको यजीडी मिलेंगे, कुछ जगह पे आपको सिस्तान बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वहां बलूची भी मिलेंगे, ठीक है। ऊपर आपको तजीक भी मिल सकते हैं, तुर्कमेन मिल सकते हैं थोड़े बहुत, ठीक है। इस तरह का इनका एथनिसिटी है। जो तुर्की से बॉर्डर लगता है वहां पे तुर्क भी है बहुत सारे, मतलब एथनिसिटी की बात कर रहा हूं। तो इस तरह से आप देखें, लेकिन ये वाला जो रेवोल्यूशन था ये सब ने एक्सेप्ट किया और सब इसका पार्ट बने। नेशन वाइड ये चीजें शुरू हो गई। स्टूडेंट, वर्कर्स, क्लरिक्स और मिडिल क्लास सब स्ट्रीट्स पर आ गए थे। 1979 की जनवरी में शाह ईरान छोड़कर चले गए, क्योंकि प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि अब वो सिचुएशन आ गई थी कि भीड़ किसी दिन ये घर के अंदर दरवाजे तोड़ के घुस जाएगी और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो छोड़ के ईरान अमेरिका चले गए। उसके बाद कुछ ही हफ्तों के बाद रूहुल्लाह खोमेनी वापस आए। मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ों लोगों ने, लाखों लोगों ने उनका स्वागत किया जाके। मोनार्की ऑफिशियली एबॉलिश हो गई। जब ये वापस आए तो जो उस टाइम पे ईरान के पुलिसकर्मी, फौजी थे, वो भी इनके स्वागत में गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। जो राजा के लॉयलिस्ट हो ना हो, सब गए थे, क्योंकि सब उस रेवोल्यूशन का पार्ट बन चुके थे तब तक। मोनार्की ऑफिशियली अबॉलिश हो चुकी थी। अप्रैल 1979 में ईरान एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम बन गया था, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। नाउ दिस इज द डॉन ऑफ द मॉडर्न करंट ईरान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान। इस रेवोल्यूशन को हिस्ट्री में कहा गया इरानियन रेवोल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आज हमारा जो नाम है, जो आज हम पढ़ते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, ये तब निकल के आया 1979 में अप्रैल में। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ने एक यूनिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया। दिस वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेंड्स। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन यू राइट 1907, ठीक है। अब ये सेकंड था 1979, और एक पावरफुल रिलीजियस अथॉरिटी भी। ये सारी सिस्टम नया शुरू किया गया। सबसे पावरफुल पोजीशन दी गई सुप्रीम लीडर को, जो कि खोमेनी बने, और पहले सुप्रीम लीडर बने रूहुल्लाह खोमेनी, ठीक है। इराक ईरान की जस्ट इसके बाद एक लड़ाई भी हुई। अब देखिए, रेजा शाह पहलवी निकल चुके थे, तो मोहम्मद रेजा शाह पहलवी निकल चुके थे। अब हुआ ये कि जो इराकी थे उनको लगा कि क्राइसिस हो रहा है, तो इसका कुछ फायदा उठाया जा सकता है, कुछ एरिया ग्रैब कर लें या हम कुछ ऑयल फील्ड्स पे कब्जा कर लें, इस तरह का। तो रेवोल्यूशन के तुरंत बाद ईरान को और एक क्राइसिस से गुजरना पड़ा। वो ये था 1980 में नेबरिंग कंट्री इराक ने बिना अनप्रोवोक्ड हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन उस टाइम पे वहां के लीडर थे। इस कॉन्फ्लिक्ट को कहा जाता है इराक ईरान वॉर, और ये चला है 8-9 साल तक, 1980 से 88 तक, ठीक है। तो वॉर एक्सट्रीमली ब्रूटल था। ट्रेंच वॉरफेयर, मिसाइल अटैक्स, केमिकल वेपन, सब कुछ यूज हुआ था। जो मतलब आप कहें कि जिनेवा कन्वेंशन में ये सब तो है ही नहीं, कैसे यूज हो गए, सब कुछ, ठीक है। मिलियन सोल्जर्स और सिविलियन मारे गए, इकोनॉमिक कोलैप्स हो गई।
दोनों देशों की हालत ऐसी हो गई थी कि अगर वॉर नहीं बंद होती तो शायद देश भी एग्जिस्ट नहीं करते, इतने लेवल तक ये लड़ाई पहुंच चुकी थी। स्टेलमेट था, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत आगे पीछे हो पा रहा था, नहीं कि आज इतना हिस्सा इनका चले गया, आज इतना हिस्सा इनका चले गया, जैसे रशिया यूक्रेन में चल रहा है, ऐसा नहीं था। स्टेलमेट हो गया था, बट स्टिल ट्रेंच वॉरफेयर तक की सिचुएशन आ गई थी, पर चल रहा था ऐसे। फाइनली 1988 में सीज फायर हुआ। वॉर का रिजल्ट क्लियर विक्ट्री नहीं था, पहले बता दूं आपको, लेकिन ईरान की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट सरवाइव कर गई। दे डिड नॉट गिव अप आर्म्स। आज जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का, इस चीज को हम एक प्रीक्वल कह सकते हैं। आज की लड़ाई जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, इराक ईरान वॉर, आज की लड़ाई जो अभी चल रही है अमेरिका के साथ, ये उसका सीक्वल माना जा सकता है। इन लोगों ने पहले ही बहुत एक्सपीरियंस कर लिया, तो आज की लड़ाई जो चल रही है उनसे उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान, अब ये कहानी शुरू होती है आपकी। रेवोल्यूशन हुआ, इरानियन रेवोल्यूशन, खोमेनी आए, सुप्रीम लीडर बन गए। उसके बाद इराक ईरान वॉर चला 88 तक, 1988 1988 तक। उसके बाद पोस्ट रेवोल्यूशन ईरान का हम पीरियड मानते हैं, जो कि 1990 से 2000 तक की बात है। 1989 में खोमेनी की डेथ हो गई, जो रुहुल्लाह खोमेनी थे। उनके बाद ईरान के सुपर लीडर बने अली खोमेनी। 1990 और 2000 में ईरान एक कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप कर रहा था। एक साइड पर कंजर्वेटिव रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट था, दूसरे पर रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिशियंस जो पॉलिटिकल ओपननेस चाहते थे, जो कि लोगों की आवाज पहुंचाने के लिए सरकार तक जरूरी भी होता है। मतलब वो कह रहे थे कि जमहूरियत होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर, मतलब आज तक जैसा चलता है कि क्लोज सिस्टम रहे। 1997 में रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट मोहम्मद खोमेनी इलेक्ट हुए। उन्होंने सिविल सोसाइटी और इंटरनेशनल डायलॉग प्रमोट किया, लेकिन पावर स्ट्रगल अभी भी चल रहा था। पावर स्ट्रगल किसके बीच में चल रहा है? आप देखिए, जो लोग रिफॉर्म चाहते हैं रिफॉर्मिस्ट, और जो लोग रिलीजियस लाइंस पे स्टेट को कवर करना चाहते हैं उनके बीच में, इन दोनों के बीच में अभी भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये बात है आपकी 1997 की। 1997 में माइंड यू टाइटैनिक मूवी भी आई थी। न्यूक्लियर टेंशंस और मॉडर्न ईरान। न्यूक्लियर टेंशंस क्यों शुरू हुए? अब देखिए, ईरान हमेशा उस चीज की लड़ाई करता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसका लीडर ईरान है, ठीक है, शिया मेजॉरिटी कंट्री, और वो सबड्यू करने की कोशिश करता है जो सुन्नी मेजॉरिटी सऊदी अरब है उसको। सऊदी अरब में जो मक्का मदीना दोनों श्राइन्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे इस्लाम को फॉलो करने वाले लोग जाते हैं, तो उस वजह से वो नेचुरली एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लेवरेज लेता है अदर मुस्लिम कंट्रीज और इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को, कि वो मतलब सबसे टॉप पे रहता है रिलीजियस सेइंग्स में। अब ये इसका कंपटीशन हमेशा ईरान के साथ रहता था। अब ईरान इस चीज को और सॉलिडिफाई करने के लिए कि मैं हूं सबसे सुप्रीम, या हम हैं जो पॉलिटिकल रिलीजियस, जो इस्लाम रिलीजियस वर्ल्ड का रहनुमा है और सबसे ऊपर है, तो वो हमेशा इस चीज को प्रूफ करने के लिए जूइश स्टेट जो कि इजराइल है उस पर हमला करने की कोशिश करता है, या उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करता है। तो अब इसके साथ सिचुएशन शुरू हुई सारी आपकी मॉडर्न ईरान और न्यूक्लियर वेपन्स वाली, न्यूक्लियर टेंशन वाली। 21st सेंचुरी में ईरान ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक मेजर प्लेयर बन गया। बहुत तेल था, ऑब्वियस सी बात है, जहां तेल है वहां पैसा है। सबसे कंट्रोवर्शियल इशू था ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। वेस्टर्न कंट्रीज को फियर था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर सकता है, लेकिन नेगोशिएशंस के बाद 2015 में एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट साइन हुआ, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब इस डील में ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करने का एग्री किया, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार थी यूएस में, ने डील से विड्रॉ कर लिया खुद से, आई डोंट नो व्हाई। तो सैंक्शंस वापस इंपोज कर दिए गए। अब ये अनप्रोवोक्ड चीज थी। इसके बाद टेंशन्स फिर से एस्केलेट हो गए। अब देखिए, जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो कई तरह से जरूरी है। ईरान इज अ शिया मेजॉरिटी कंट्री, उसके दोनों नेबर्स, ठीक है, दोनों साइड के नेबर्स, एक पाकिस्तान है, इट इज न्यूक्लियर आर्म्ड अगेंस्ट सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, और इस तरफ इजराइल है अगेन, उसके पास भी इसी तरह का सिस्टम है। फिर इराक जो है वहां पे अटैक हो चुका था, अमेरिका इराक को इन्वेड कर चुका था, अफगानिस्तान को भी इन्वेड कर चुका था। तो सिक्योरिटी के लिहाज से भी ईरान के लिए न्यूक्लियर आर्सनल रखना
मतलब पॉलिटिकली जरूरी हो गया था, पॉलिटिकल एजेंडा बन गया था कि हमें बनाना है, हमें करना है। तो ये टेंशन्स का और बड़ा कारण बना। अब इस वजह से टेंशन्स और एस्केलेट हो गए। अब इसकी वजह से जो प्रोटेस्ट और जो फ्यूचर हुआ ईरान का, अब हम 2018 तक आ चुके हैं। अब 2018 के बाद क्या हुआ, सिस्टमैटिकली धीरे धीरे ईरान में छोटे लेवल पे, फिर उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, लोग भी तंग आ चुके हैं। अब इंटरनेट का वर्ल्ड आ चुका था, हर घर में ऑलमोस्ट स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी अब तक पहुंच चुका था। लोग देख रहे थे कि हम कितना ऑप्रेस्ड हैं। अब इससे बाहर निकलने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने साइलेंट प्रोटेस्ट, कभी ये प्रोटेस्ट कभी वो प्रोटेस्ट ऐसे करना शुरू किया। ईरान प्रॉक्सीज के थ्रू बहुत सारे देशों में बहुत सारी अलग अलग हरकतें भी कर रहा था, जैसे हूतीज, हिजबुल्लाह, हमास। ये कहा जाए या ना कहा जाए, आप इंटरनेट पे आप कहीं भी गूगल, विकिपीडिया, किसी पे भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें ईरान का कनेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैं कोट नहीं कर सकता इसको, अगर आप कोट चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। मैं आपको स्पेसिफिक जो रीडिंग मटेरियल और उसके साथ रेफरेंस के साथ मैं आपको इसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ईरान प्रॉक्सीज के ऊपर। आई रिक्वेस्ट, अगर आप इस चीज को एक बार लिख दें तो मैं इसके ऊपर पक्का एक वीडियो बना दूंगा। रिसेंट ईयर्स में ईरान में कई लार्ज प्रोटेस्ट हुए। इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉलिटिकल फ्रीडम, सोशल राइट्स जैसे इश्यूज पर पब्लिक एंगर बढ़ता गया। और ये जो आप देख रहे हैं, सेवाक बोल के जो पुलिस थी वो अभी भी काम कर रही थी। अगर आपका किसी औरत का हिजाब ठीक नहीं है तो उसको सजा मिलती थी, और सजा मिलती थी जैसे लिंच कर दिया गया, कोड़े मार दिए गए, इस तरह की सजाएं मिलती थी। पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन थी उसको गायब कर दिया जाता था, इस तरह की सजा मिलती थी। तो यहाँ प्रोटेस्ट चलते रहा। 2022 में एक जवान लड़की, मतलब यंग वुमेन माशा अमीनी की डेथ पुलिस कस्टडी में होने के बाद नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू हो गए। बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अभी तक लोग इसको कह रहे थे जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन माशा अमीनी के केस के बाद उन्होंने बोला अब बस, टुडे आई एम पुटिंग माई फुट डाउन, वी आर पुटिंग आवर फुट डाउन। आज अब हम नहीं सहेंगे इस चीज को। 2022 में वो वाइड, नेशन वाइड, मेजर, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट शुरू हो गए। ये प्रोटेस्ट ईरान की सोसाइटी के अंदर डीप टेंशन को रिफ्लेक्ट करते थे। आज का ईरान एक पैराडॉक्स की तरह बन चुका था तब। अच्छा भी है, टोटल अथॉरिटेरियन स्टेट है, सुप्रीम लीडर है, सब कुछ है, लेकिन डीप रूटेड टेंशंस, प्रॉब्लम्स सोसाइटी के अंदर बहुत चल रही हैं। एक रेवोल्यूशनरी स्टेट और एक पॉलिटिकल जियो पावर। जो आज की ऑनगोइंग स्टोरी है, इसमें आप देखेंगे कि 1800 के वीक मोनार्की से लेकर 21st सेंचुरी की आइडियोलॉजिकल रिपब्लिक तक ईरान की मॉडर्न हिस्ट्री एक ड्रामेटिक जर्नी रही है। इस जर्नी में हमारा देखना, जो हमने देखे पॉइंट्स, उसमें फॉरेन इंटरवेंशन, रेवोल्यूशन, वॉर, आइडेंटिटी का स्ट्रगल, लेकिन ईरान की स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है। हर जनरेशन अपने तरीके से डिसाइड कर रही है कि ईरान का फ्यूचर क्या होगा, और शायद इसी वजह से ईरान दुनिया का सबसे फैसिनेटिंग और कॉम्प्लेक्स कंट्रीज में से एक है। आप सोचिए, हर 10 साल में एक रेवोल्यूशन या एक बड़ा क्राइसिस अगर कोई कंट्री झेले इस लेवल का कि उसमें सब कुछ बदल जाए, तो उसकी जो इकोनॉमी, उसके लोग, या फिर उसका कुछ भी प्रोग्रेस कितना मुश्किल हो जाएगा। हर चीज अगर आप देखें जो ईरान की लड़ाई में आज हो रहा है, ये बहुत पहले से प्रेडिक्ट कर दिया जा चुका था। ईरानियन लीडरशिप को पता था कि इस तरह की सिचुएशन कभी भी आ सकती है, तो इसीलिए वो पहले से तैयार थे। आज आप देखेंगे कि जो सुप्रीम लीडर थे ईरान के, आयतुल्लाह खुमैनी, उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जो सक्सेशन है लीडरशिप का, वो पहले से तैयार था कि ऐसा हो सकता है, और आज भी वो लड़ रहे हैं और वो लड़ेंगे। अमेरिका और एलाइड कंट्रीज जिस भी तरह से ईरान को सबड्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलेगा, अभी इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला है। और वो इसीलिए है क्योंकि इतने सालों से इतने तरह के झटके ईरान ने झेले हैं कि अब वो उस चीज को झेलने का आदी हो चुका है। इट हैज गॉटन यूज्ड टू इट। अब वो, उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। वो किसी तरह बस इस वॉर को अगर चल रही है तो चलाएगा, आप बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा, या तो ईरान रहेगा या तो आप रहेंगे। अब उस तरह तक बात पहुंच चुकी है। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो मैंने आपको अभी बताई है, ये आपको 1800 से लेके आज तक का जो ईरान है, अभी जो खड़ा है, वहां तक का पिक्चर आपको क्लियर करती है। इसमें से किसी भी सेक्शन के बारे में आपको अगर कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा। मैं अलग से एक वीडियो बना के आपके लिए अपलोड कर दूंगा, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। एंड आई रियली होप मेरी वीडियो थोड़ी आपके लिए नॉलेजफुल रही होगी। एंड आई रिक्वेस्ट कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें
और लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। मेरे ख्याल से वीडियो बड़ी हो गई है, मैं इसको 2 हिस्सों में पोस्ट कर रहा हूँ और पहला हिस्सा आपने देख लिया होगा मेरे हिसाब से और ये दूसरा हिस्सा है। तो जय हिंद और जय भारत। टुडे आई एम साइनिंग ऑफ। हैप्पी एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। जो भी हो, हमें अपने देश के साथ देना है और हर आदमी जो किसी भी दुनिया में किसी भी देश का है उसको अपने देश का साथ देना चाहिए। जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल।